साधारण सा मैथ्स टीचर जिसकी क्लासरूम में शुरुआत हुई और कुछ ही सालों में वो आदमी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सबसे गहरे राज जानने लगा। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा आदमी जो बाद में एक फर्म खोलता है जहां उसके क्लाइंट्स की मिनिमम नेटवर्थ ही $1 अरब होती है। प्रेसिडेंट, पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, ग्लोबल सेलिब्रिटीज, सबके पैसे वही मैनेज करता है। Any comments on the alleged allegation of your connection with Jeffrey Epstein? और यहीं से उसे एक खतरनाक पैटर्न दिखने लगता है। उसने देखा कि इन बेहद ताकतवर लोगों के बीच एक इलीगल ऑब्सेशन कॉमन है जिसे दुनिया ओपनली डिस्कस नहीं करती। 1998 में एप्स्टीन ने $8 मिलियन देकर एक प्राइवेट आइसलैंड खरीदा, आज जिसे हम एप्स्टीन आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए पैसे से ज्यादा कीमती एक चीज होती है प्राइवेसी। प्राइवेट जेट्स, सीक्रेट गेस्ट लिस्ट और एक ऐसा आइसलैंड जहाँ कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन ये सब हमेशा छुपा नहीं रह सका। एप्स्टीन कई बार पकड़ा गया जहां उसे मिनिमम 20 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन हर बार वो कुछ महीनों में बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के राज उसके पास थे वो दुनिया को हिला सकते थे। 2019 में जब लगा कि अब वो बोलेगा, जब लगा कि नाम सामने आएंगे, जेफरी एप्स्टीन मर जाता है। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. ऑफिशियली सुसाइड बताया गया, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सच में सुसाइड था या किसी ने सच को मरवा दिया? आज जिस चीज को एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है उसका 1% से भी कम हिस्सा ही पब्लिक हुआ है, और उस 1% में भी इतने बड़े बड़े नाम हैं कि पूरी दुनिया हिल चुकी है। बाकी 99% में क्या है, और अगर वो सामने आया तो किन किन गवर्नमेंट्स की कुर्सियां हिलेगी? इस वीडियो में हम अफवाह नहीं, फैक्ट्स, कोर्ट के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेड सच्चाई के साथ समझेंगे जेफरी एप्स्टीन की असली कहानी। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में एक मिडिल क्लास जेविश फैमिली में हुआ, जहां ना कोई पॉलिटिकल पावर थी और ना ही कोई बिजनेस लेगेसी, और ना ही ऐसा कुछ जो उसे फ्यूचर में ग्लोबल एलिट्स तक पहुंचा सके। उसकी कॉलेज एजुकेशन भी अधूरी रह गई, लेकिन इसके बावजूद 1970 में वो एक एलिट प्राइवेट स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर बन जाता है। यहीं से कहानी अजीब होने लगती है, क्योंकि कुछ ही सालों में एक स्कूल टीचर अचानक वॉल स्ट्रीट के हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल सर्कल में दिखने लगता है। किसी को साफ नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली करता क्या है और उसकी इनकम कहां से आती है। फिर भी हेज फंड्स मैनेज कर रहा था। वो खुद को फाइनेंशियल कंसल्टेंट फॉर द अल्ट्रा रिच बताता था, लेकिन उसके क्लाइंट्स की लिस्ट कभी भी पब्लिक नहीं हुई। उसकी वेल्थ ट्रांसपेरेंट नहीं थी और उसकी पावर उसकी ऑफिशियल प्रोफाइल से कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती थी। असलियत में एप्स्टीन का सबसे बड़ा एसेट पैसा नहीं था, बल्कि उसका एक्सेस था पावरफुल लोगों तक। एक्सेस उन लोगों तक जिनके पास पैसा, ताकत और इन्फ्लुएंस था, और एक्सेस उन सीक्रेट्स तक जो क्लोज्ड डोर रूम्स में छुपे रहते हैं। और ये एक्सेस धीरे धीरे एक ऐसे स्कैंडल की नींव बनता है जो आगे चलकर दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सनैलिटीज को हिला देने वाला था। 1990 के आखिरी तक आते आते जेफरी एप्स्टीन सिर्फ अमीर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आदमी बन चुका था जिसे छू पाना भी मुश्किल लगने लगा था। उसके पास अपना प्राइवेट जेट था जिसे लोग मजाक मजाक में लोलिटा एक्सप्रेस कहते थे, लेकिन असली कहानी उस नाम से कहीं ज्यादा डरावनी थी। असल झटका तब लगा जब दुनिया को उसके प्राइवेट आइसलैंड के बारे में पता चला। वो था लिटिल सेंट जेम्स, जो यूएस वर्जिन आइसलैंड में मौजूद था। बाहर से देखने में ये एक लग्जरी रिट्रीट जैसा लगता था, लेकिन इसके अंदर क्या चलता था ये सच सालों तक छुपा रहा। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और विक्टिम की गवाही के मुताबिक यहाँ अंडर एज लड़कियों को मैसेज, मॉडलिंग या असिस्टेंट जॉब के नाम पर बुलाया जाता था। She led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. You were 17 then? What is it that you were told you would have to do? Give him a massage. Okay. और फिर उन्हें बेहद प्लानिंग और सिस्टम के साथ पावरफुल लोगों के सामने एक्सप्लोइट किया जाता था। सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड था कि लड़कियों को ये यकीन दिला दिया जाता था कि अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा।
2005 में फ्लोरिडा की एक मां पुलिस के पास जाती है क्योंकि उसकी नाबालिग बेटी एप्स्टीन के घर से बदली हुई सी और डरी हुई सी हालत में लौटी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और धीरे धीरे एक ही नहीं कई लड़कियां सामने आने लगती हैं। This is me. This was me. This is me. I was 16 years old. I was 16. 17, 14 years old. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. एविडेंस मजबूत था, स्टेटमेंट साफ थे और पैटर्न भी लगभग एक सा दिख रहा था। लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ होता है जिसके बाद पूरा केस गलत दिशा में मुड़ जाता है। 2008 में जेफरी एप्स्टीन को एक सीक्रेट प्ली डील मिलती है जिसके बारे में ना विक्टिम्स को बताया जाता है और ना पब्लिक को। नतीजा ये कि उसे सिर्फ 13 महीने की जेल होती है, वो भी स्पेशल प्रिविलेजेस के साथ। दिन में बाहर काम करने की इजाजत, प्राइवेट ऑफिस और लगभग ओपन जेल जैसा ट्रीटमेंट। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो चीज एक आम आदमी के लिए नामुमकिन है वो एप्स्टीन के लिए इतनी आसान कैसे थी? आखिर उसे बचाने वाला कौन था और उसे बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? एप्स्टीन का सबसे खतरनाक हिस्सा उसका क्राइम नहीं था, सबसे खतरनाक उसकी पहुंच थी उन लोगों तक जिनके नाम आमतौर पर कभी सवालों में नहीं आते। कोर्ट रिकॉर्ड्स और फ्लाइट लॉग्स में ऐसे नाम दिखाई देते हैं जो राजनीति, बिजनेस, रॉयल फैमिली और ग्लोबल सेलिब्रिटी दुनिया के सबसे ऊंचे सर्कल से जुड़े हुए हैं। ये समझना जरूरी है कि किसी का नाम होना सीधे गिल्ट साबित नहीं करता, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि एप्स्टीन जैसे आदमी को इतना एक्सेस मिल कैसे रहा था। वो इतने पावरफुल लोगों के प्राइवेट सर्कल्स में बार बार क्यों दिखाई देता था? विक्टिम के बयान बताते हैं कि एप्स्टीन खुद को अंडर टचेबल समझता था और खुले तौर पर कहता था कि उसके सामने खड़े लोगों की कोई औकात नहीं है। असल डरावनी बात उसका एटीट्यूड नहीं था, डरावनी बात ये थी कि सिस्टम ने बार बार साबित किया कि वो गलत नहीं था। यहीं से एप्स्टीन फाइल्स की अहमियत शुरू होती है, क्योंकि ये फाइल सिर्फ क्राइम नहीं, कनेक्शंस को एक्सपोज करती है। अब सवाल ये नहीं कि इसमें कौन कौन शामिल था, सवाल ये है कि आज भी कितनी जानकारी जानबूझकर छुपाई जा रही है। 2025-26 में अचानक सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स नाम की एक टर्म वायरल हो जाती है और लोगों को लगने लगता है कि अब पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी होगी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए वो ज्यादातर पुराने कोर्ट रिलीज्ड रिकॉर्ड्स थे, जिनमें डिपोजिशन, ईमेल, फ्लाइट लॉग्स और विक्टिम के बयान पहले से ही मौजूद थे। इन फाइल्स ने कोई नया क्राइम एक्सपोज नहीं किया, लेकिन ये साफ हो गया कि एप्स्टीन अकेला नहीं था और उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था। फिर भी कई सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स आज भी सील्ड रखे गए हैं, जिन्हें नेशनल इंटरेस्ट, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन और प्राइवेसी कंसर्न का नाम दिया गया। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर में जेफरी एप्स्टीन अपने सेल में मरा हुआ पाया जाता है और ऑफिशियल वर्जन सुसाइड बताया जाता है। लेकिन जैसे ही डिटेल सामने आती है, कहानी पर सवाल खड़े होने लगते हैं, क्योंकि उस रात कैमरास काम नहीं कर रहे थे और गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर नहीं थे। एप्स्टीन इससे पहले भी सेल में सस्पिशियस इंजरीज के साथ पाया गया था और उसे कथित तौर पर सुसाइड वॉच पर रखा गया था, जो अचानक हटा दिया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने सुसाइड कहा, लेकिन कहीं इंडिपेंडेंट मेडिकल एक्सपर्ट ने नेक इंजरीज को हाईली अनयूजुअल बताया। अब असली सवाल ये नहीं है कि उसने खुद को मारा या नहीं, असली सवाल ये है कि उसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। क्योंकि अगर एप्स्टीन जिंदा रहता तो वो बोल सकता था, और अगर वो बोलता तो बहुत बड़े नाम गिर सकते थे। एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी जैसे इंडियन फिगर्स का जिक्र भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है कि अब तक रिलीज्ड किसी भी वेरीफाइड कोर्ट डॉक्यूमेंट में इन नामों की पुष्टि नहीं हुई है। ये ज्यादातर ऑनलाइन स्पेकुलेशन, स्क्रीनशॉट्स और अनवेरिफाइड लिस्ट से निकली बातें हैं, जिनका इस्तेमाल कई बार मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने या नैरेटिव पुश करने के लिए भी किया जाता है। इसीलिए फैक्ट और र्यूमर के बीच फर्क करना जरूरी है, क्योंकि एप्स्टीन केस में नाम आ जाना गिल्ट का प्रूफ नहीं होता। लेकिन इतना भी सच है कि एप्स्टीन फाइल्स ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि पूरी लिस्ट अब भी सामने क्यों नहीं आई और किन नामों को अब तक प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।